नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी कहानियों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की किताबों की दुनिया में। आज हम मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो इस पूरी सोच को ही बदल देती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल है। बिल्कुल। इसका जो मूल आइडिया है ना, वो ही बहुत मजेदार है। लेखक कहते हैं कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले किसी एक्सेल स्प्रेडशीट पर नहीं होते, बल्कि वो हमारे डर, हमारे लालच, हमारे अपने जो अनुभव हैं, उन सब पर आधारित होते हैं। तो एक तरह से ये दिमाग का खेल ज्यादा है और गणित का कम। हाँ, और आज हमारी कोशिश इसी दिमाग के खेल को समझने की है कि पैसों को लेकर हमारा जो व्यवहार है, वो हमारी आर्थिक सफलता को कैसे बनाता है या बिगाड़ता है। और हम इससे क्या सीख सकते हैं, असल में प्रैक्टिकल क्या सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस विचार से शुरू करते हैं जो मुझे लगता है हमारी सोच की नींव ही हिला देता है। अच्छा। लेखक का दावा है कि पैसों के मामले में कोई भी पागल नहीं होता। नो वंस क्रेजी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, क्योंकि हम तो बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं। कोई ज्यादा खर्च करे तो कहेंगे देखो कितना फिजूल खर्च है, और कोई बचाए तो उसे कंजूस कह देते हैं। बिल्कुल। लेकिन किताब कहती है कि हर किसी का फैसला, चाहे वो हमें कितना भी बेवकूफी भरा क्यों ना लगे, उनकी अपनी दुनिया की समझ के हिसाब से एकदम तर्कसंगत होता है। हाँ एकदम लॉजिकल होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो शायद ज्यादा आसानी होगी। सोचिए एक व्यक्ति है जो लॉटरी के टिकट पर काफी पैसा खर्च करता है। हम जैसे लोग शायद कहेंगे कि ये तो पैसे की बर्बादी है, मतलब जीतने के चांस तो न के बराबर है। सही बात है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए सोचिए जो शायद कम आमदनी वाले परिवार से है, जिसके लिए अमीर बनने के शायद सारे रास्ते बंद है। अच्छा। उसके लिए वो लॉटरी का टिकट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। वो एक उम्मीद है। हाँ, वो एक उम्मीद है, उसकी दुनिया का ये एक सच है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसी तरह सोचिए जिसने 2008 की मंदी में अपनी सारी बचत गंवा दी हो। उसका तो शेयर बाजार से डरना स्वाभाविक है। वो कैसे भरोसा करेगा। बिल्कुल। और जिसने 90s में टेक्नोलॉजी बूम देखा हो, उसका जोखिम लेने का नजरिया एकदम अलग होगा। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं कि हमारे जो निजी अनुभव है ना, जो दुनिया में हुई घटनाओं का एक बहुत छोटा सा, मतलब एक कण बराबर हिस्सा है, वही हमारी 80% सोच को आकार देते हैं। वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब अपनी अपनी कहानी की एक छोटी सी खिड़की से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, और हर खिड़की का नजारा अलग है। बिल्कुल। और ये बात हमें दूसरों के फैसलों को आंकने से रोकती है, समझने के लिए प्रेरित करती है। कोई पागल नहीं है, बस सबका अनुभव अलग है। तो अगर सबका अनुभव अलग है और वही उनके फैसलों को सही ठहराता है, तो फिर सफलता और असफलता को कैसे लेखें? क्या वो सिर्फ मेहनत का नतीजा है? यहीं पर लेखक एक और चौंकाने वाली बात सामने रखते हैं। वो है भाग्य और जोखिम की भूमिका। लक एंड रिस्क। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं, खासकर सफल लोगों को। सही बात है। कोई ये नहीं कहना चाहता कि मैं किस्मत से सफल हुआ। सब अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता को श्रेय देना चाहते हैं। बिल्कुल। किताब में बिल गेट्स का उदाहरण है जो एकदम सटीक बैठता है। हाँ, जाहिर है वो बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। लेकिन वो दुनिया के उन गिने चुने टीनेजर्स में से थे जिन्हें 1968 में एक स्कूल के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल करने का मौका मिला। ये तो कमाल का संयोग था। मतलब ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये उनका भाग्य भी था। और सिक्के का दूसरा पहलू है जोखिम, रिस्क। दुनिया में कितने ही प्रतिभाशाली लोग होंगे जो सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि कोई बाहरी ताकत, कोई अप्रत्याशित घटना उनके खिलाफ काम कर गए। हाँ। तो भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों ये दिखाते हैं कि दुनिया हमारे कंट्रोल से कहीं ज्यादा जटिल है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम ये मान लें कि सफलता में भाग्य का बड़ा हाथ है, तो क्या इससे हमारी मेहनत करने की प्रेरणा कम नहीं हो जाएगी? मतलब फिर कोशिश ही क्यों करें? ये बहुत जरूरी सवाल है, और लेखक का मकसद मेहनत को कम दिखाना नहीं है, बल्कि हमें दो गुण सिखाना है। वो क्या है? विनम्रता और माफी। अच्छा। जब हम सफल हों तो विनम्र रहें, याद रखें कि शायद किस्मत का भी हाथ था। और जब हम या कोई और असफल हो तो उसे कोसने की बजाय ये समझे कि शायद हालात उनके पक्ष में नहीं थे। इससे हम खुद के लिए और दूसरों के लिए ज्यादा दयालु बन जाते हैं। बिल्कुल। जैसा किताब में कहा गया है, कोई भी चीज उतनी अच्छी या उतनी बुरी नहीं होती जितनी वो दिखती है। ये नजरिया तो हमें जमीन से जोड़े रखता है
और शायद यही समझ हमें अगले जाल से बचा सकती है, जिसमें अक्सर सबसे सफल लोग फंसते हैं। कौन सा जाल? और ज्यादा की कभी ना खत्म होने वाली भूख। ओहो, नेवर इनफ का जाल। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। लोगों के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, ताकत, और उन्होंने थोड़ा और पाने के चक्कर में सब कुछ दांव पे लगा दिया और गवा दिया। ऐसा होता क्यों है? जब आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो आप ऐसी चीज के लिए जोखिम क्यों लेंगे जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन। हम अपनी दौलत को अपनी जरूरतों से नहीं बल्कि दूसरों की दौलत से मापते हैं, और हमेशा कोई ना कोई तो होगा ही जिसके पास आपसे ज्यादा हो। और ये देखकर वो जो संतुष्टि की लाइन है वो हमेशा आगे खिसकती जाती है, कभी पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। कि सिर्फ हाईलाइट रील देखते हैं, उनकी महंगी छुट्टियां, उनकी गाड़ियां, और अपनी पूरी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? बस इतना काफी है या इनफ कि वो लाइन कहाँ खींची जाए? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। और लेखक कहते हैं कि इसका कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, ये एक अंदर का अनुशासन है। सबसे जरूरी है ये समझना कि प्रतिष्ठा और ईर्ष्या का खेल आप कभी जीत नहीं सकते। तो सबसे बड़ा कौशल ये जानना है कि कब रुकना है। हाँ, किताब में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, उस चीज के लिए वो मत दांव पर लगाओ जो तुम्हारे पास है और जिसकी तुम्हें जरूरत है, जो तुम्हारे पास नहीं है और जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं है। ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। तो अगर सिर्फ और ज्यादा के पीछे भागना एक जाल है, तो संपत्ति बनाने का सही और टिकाऊ तरीका क्या है? यहीं पर किताब अपने सबसे शक्तिशाली विचार पर आती है, कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और सच कहूं तो ये वित्तीय सफलता का असली राज है। लेकिन ये अक्सर बहुत उबाऊ लगता है। उबाऊ क्यों? क्योंकि इसमें कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई रातों रात अमीर बनने की कहानी नहीं है। ये दशकों तक धैर्य रखने की कहानी है। वॉरेन बफे का उदाहरण लीजिए। उनकी 99% से ज्यादा दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी है। अच्छा। हाँ, उनकी सफलता का राज कोई असाधारण रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि ठीक-ठाक रिटर्न लगातार कई दशकों तक कमाते रहना है। उनकी असली ताकत उनकी निवेश की रणनीति से ज्यादा उनका लंबा समय है। मतलब अच्छा निवेशक बनने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए। लेकिन यहीं पर एक और मजेदार बात आती है। किताब कहती है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। हाँ, ये दो अलग अलग स्किल्स हैं। और ये एक ऐसा फर्क है जिसे ज्यादातर लोग समझते नहीं हैं। अमीर बनने के लिए आपको आशावादी होना पड़ता है, आपको जोखिम लेना पड़ता है, आपको बाहर निकलकर कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसका ठीक उल्टा करना पड़ता है। आपको थोड़ा निराशावादी होना पड़ता है। आपको ये डर होना चाहिए कि जो आपने कमाया है वो उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। पर ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। मतलब अमीर बनने के लिए जो गुण चाहिए, जैसे जोखिम लेना, वही गुण आपको गरीब भी बना सकता है। हाँ, तो कोई संतुलन को कैसे बनाए? इसका जवाब एक शब्द में है, सर्वाइवल, मतलब टिके रहना। हम्म आपको ऐसे फैसले लेने हैं जो आपको दिवालिया होने से बचाएं, जो ये पक्का करे कि आप बाजार के बड़े से बड़े झटके को झेल जाएं और कल फिर से खेलने के लिए मैदान में मौजूद रहें। तो इस खेल में सबसे ज्यादा रन बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे लंबे समय तक पिच पर टिके रहना जरूरी है। ये एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ये सब कुछ किस लिए? अगर लालच एक जाल है, दिखावा बेकार है, तो पैसा कमाने का आखिरी मकसद क्या है? और किताब इसका बहुत बहुत खूबसूरत जवाब देती है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा कोई महंगी गाड़ी या बड़ा घर नहीं है। तो क्या है? पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा रिटर्न है आजादी। अपने समय पर पूरा नियंत्रण। ये विचार मुझे बहुत पसंद आया। मतलब ये कहने की आजादी कि मैं आज वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। हाँ, सुबह इस चिंता में न उठना कि आपको कोई ऐसी नौकरी करनी है जो आपको पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बिल चुकाने हैं। यही आजादी ही असली दौलत है। बिल्कुल। खुशी का सबसे बड़ा सोर्स यही है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएं। और इसी आजादी के विचार से दो और दिलचस्प बातें जुड़ी हैं। अच्छा। पहला है मैन इन द कार पैराडॉक्स। हाँ, ये बहुत मजेदार है। जब हम सड़क पर कोई चमचमाती फरारी देखते हैं तो हम सोचते हैं, वाह, जो इसे चला रहा है वो कितना कूल होगा, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होंगे। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। क्यों? पर के बारे में नहीं सोचते, वे उस कार को देखकर खुद के बारे में सोचते हैं।
वो कल्पना करते हैं कि अगर ये कार उनके पास होती तो वो कितने कूल लगते। हाँ, लोग आपकी चीजों से प्रभावित नहीं होते। वे उन चीजों को खुद के लिए चाहते हैं ताकि वे दूसरों को प्रभावित कर सकें। मतलब दूसरों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है। पैसा गंवाने का सबसे तेज तरीका है और यहीं से दूसरा विचार निकलता है। कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। ये जो महंगी कारें हैं, बड़े घर, डिजाइनर कपड़े, ये दौलत नहीं है। ये खर्च है। ये इस बात का सबूत है कि पैसा जा चुका है। तो फिर असली दौलत क्या है? असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, जो आपके बैंक अकाउंट में है, आपके निवेश में है, आपकी वित्तीय सुरक्षा में है। ये वो दौलत है जो आपको भविष्य में विकल्प देती है, आजादी देती है, और ये किसी को दिखाई नहीं देती। इसीलिए अमीर दिखने की कोशिश करने से बेहतर है अमीर बनने पर ध्यान देना। और अमीर होने का असली मतलब है आर्थिक रूप से आजाद होना। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सार ये है कि पैसों के साथ आपकी सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप कितने स्मार्ट हैं। और इस बात पर कहीं ज्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। बिल्कुल, ये किताब कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं बताती। नहीं, बल्कि ये हमें धैर्य, अनुशासन, विनम्रता और लंबी अवधि की सोच जैसे जो गुण हैं, उन्हें अपनाने के लिए कहती है। और सिखाती है कि लालच में अंधे भी नहीं होना है और न ही डर कर मैदान छोड़ना है। सही कहा। यह सिर्फ निवेश की सलाह नहीं है, ये एक तरह से जीवन जीने की एक फिलॉसफी है। और अंत में हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम्म अगर पैसा आपको ज्यादा महंगी चीजें खरीदने की ताकत ना दे, बल्कि हर सुबह उठकर ये कहने की आजादी दे कि आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, तो आपके वित्तीय निर्णय कैसे बदलेंगे? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।